हाँ जी भाई, नमस्कार। तो सभी को राम राम भाई। आपका स्वागत आपके प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कल की क्लास में जितना पढ़ दिया था उसके आगे आ चलते हैं। पीछे का थोड़ा सा रिवाइज तो क्या करवा दूँ, बहुत बड़ा हो गया यार। कम से कम 15 पेजों के समथिंग आपको मैंने चौहान करवा दिया। बोलूँगा तो भी 15 मिनट खा जाएगा वो। तो ले दे के लास्ट में पढ़ लेंगे यार, बड़ा बड़ा मेन मेन जो भी बात होगी लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, बीच में क्या भी रिवाइज करें। तो अपने कल बात कर रहे थे गोविंद राज के ऊपर, है ना। मैं थोड़ा सा पीछे के आगे की कड़ी को जोड़ते हुए देखता हूँ, चलता हूँ उसके साथ में। तो चौहान जो अजमेर के चौहानों का जो सबसे अंतिम शासक बना था, अजमेर के चौहानों का जो सबसे अंतिम शासक हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था। थोड़ा सा जोड़ के चलना, अभी चलते हैं इसके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ। जब इसको ख़त्म कर दिया गया तो इसका बेटा बन जाता है शासक। बेटा के यहाँ का शासक यानी कि गौरी के दीनता स्वीकार कर लेकर यहाँ का शासक बन जाता है। लेकिन इसका एक छोटा भाई था हरिराज। हरिराज को ये अच्छा नहीं लगा। हरिराज बोलता है, निकम्मे, तेरे को पता नहीं तेरा पापा जी तो कभी इसके साथ लड़ते लड़ते मारा गया और तू उनके दीनता स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पे हरिराज अपने भतीजे को उतार देता है और खुद यहाँ का शासक बन जाता है। गोविंदराज बोलता है, भाई कौन तेरे साथ मत्था मारे, इससे अच्छा यार कौन तेरे साथ जिदाई करे, मैं तो कहीं और जाके शासन कर लेता हूँ। तो गोविंदराज यहाँ से निकल जाता है। गोविंदराज यहाँ से निकल जाता है और गोविंदराज जाकर कहाँ पे चौहान वंश की नींव डालता है, रणथंभौर में। कहाँ पे चौहान वंश की नींव डालता है, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है। रणथंभौर में चौहान वंश की जाके नींव डालता है। तो 2 दिन फैक्ट पढ़ाऊं मैं आपको। तो आपसे पूछे गोविंदराज, तो 2 बातें बोलना। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक। संस्थापक चौहान डायनेस्टी के कोई फाउंडर था रणथंभौर में, तो कौन था? तो गोविंदराज था। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भाई कौन से स्थान में आया था? 1194 में आकर रणथंभौर में चौहान वंश की नींव कौन डालता है? तो गोविंदराज डालता है। ये बेसिक बातें बनी। देखो यहाँ से अगर रणथंभौर से प्रश्न बनेगा तो 3-4 प्रश्न ही बनेंगे एक बार शुरू में। रणथंभौर के बारे में इतनी बातें याद रखना, गोविंदराज के बारे में, सॉरी, गोविंदराज के बारे में शासक का बस क्रम याद रखना, बाकी मत याद करना। जो मेन आएगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। गोविंदराज शासक हुआ। गोविंदराज के बाद में याद रखना वल्लण हुआ। वल्लण, वल्लण के बाद में जो शासक हुआ उसका नाम था प्रहलादन। प्रहलादन, और प्रहलादन के बाद उसे वीर नारायण कहा गया। वीर नारायण, वीर नारायण। वीर नारायण के बाद शासक हुआ जेतर सिंह। जेतर सिंह, और जेतर सिंह के बाद में जो शासक हुआ से हमीर कहा जाता है। हमीर, राणा हमीर देव चौहान। गोविंदराज जो आपको बेसिक सा कर्म पूछा जा सकता है तो कर्म याद रखना, फालतू मत किसी के मत्थे में पढ़ना। गोविंदराज के बाद वलन हुआ, फिर आपका प्रहलादन हुआ, फिर वीर नारायण हुआ, फिर जेतर सिंह हुआ, हमीर देव। अच्छा, वीर नारायण के बारे में एक ही बात याद रखना, इल्तुतमिश के साथ पंगे लिए थे इसने। इल्तुतमिश के साथ युद्ध करने वाला कौन था? ठीक है। वीर नारायण के बारे में यह बात होगी। जेतर सिंह का शासनकाल याद रखना, 1250 से 1282, 32 वर्षों तक शासन रहा था। अभी ले देखे जो व्यक्ति आता है ना उसे कहा जाता है हमीर देव चौहान। तो अपने को कौन सा व्यक्ति काम का है भाई? हमें जो काम का हमें तो वही पढ़ना है। हमीर देव काम का है हमारे, तो कौन सा काम का है? हमीर देव। बस रणथंभौर का चौहान वंश इसी के ऊपर टिका हुआ, हमीर देव चौहान। इसके बारे में पढ़ते हैं, सारी बातें इकट्ठी करते हैं। पहले तो इसका शासनकाल देख लेते हैं भाई। शासनकाल पिताजी कब गए थे? पिताजी कब 82 में चले जाते हैं, तो 1282 में शासक बन जाता है।
और 1301 तक रहा था। पिताजी का नाम की बात करता हूँ, पिताजी थे कौन? वो तो पिताजी थे जेतर सिंह चौहान। अच्छा, माता कौन थी भाई? माता का नाम था हीरादे। हीरादे, हीरादे भी मिलेगा आपको कहीं पे के, और कहीं पे हीरा देवी भी मिलेगा आपको, तो कोई गलती नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर मैं पत्नी की बात करता हूं, रंग देवी। पुत्री की बात करता हूं, पद्मला, या इसे देवल देवी भी कहते हैं, देवल देवी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं तो इसकी गुरु की बात करूं, राघव देव। ये राघव देव है, राघव चेतन नहीं है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं इसका तो दरबारी विद्वान था, आश्रित विद्वान इसके पास में था, उसका था बीजादित्य। कहीं कहीं पे आपको बीजादित्य भी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको विजयादित्य भी मिलेगा, कोई दोनों कोई गलत नहीं है, विजयादित्य भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको विजयादित्य भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं तो विद्वान, घोड़े का नाम इसका बादल, और कहीं कहीं आपको फरोरी भी देखने को मिलेगा, फरोरी। इसके घोड़े का नाम था बादल या फिर फरोरी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं तो कौन रह गया अभी? अच्छा, इसका ग्रंथ रह गया जो खुद ने लिखा था भाई साहब ने, जिसका नाम था श्रृंगार हार। ये खुद ग्रंथ लिखता है भाई, संगीत पे आधारित था। किसके ऊपर आधारित था? संगीत पर आधारित था। यह प्रश्न पूछा गया है आरपीसीएस के अंदर भाई, जो श्रृंगार हार पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ग्रंथ है वो किसके ऊपर आधारित पड़ता है? तो संगीत के ऊपर। शासनकाल, पिताजी, माताजी, पत्नी, पुत्री हुआ, गुरु, विद्वान, घोड़ा, ग्रंथ सारे लिख दिए। ठीक है, अब कुछ एक हमीर से मिलते जुलते ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ एक अभी हमीर से मिलते जुलते ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको मैं लिखवा देता हूं। जैसे एक होता है हमीर महाकाव्य, एक होता है हमीर हट, एक होता है हमीर रासो, एक होता है हमीर प्रबंध। अच्छा, एक होता है हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीरासो, हमीर प्रबंध और हमीर मदमर्तन। एक हमीर रायण। देखो, इन सभी में कंफ्यूजन मत होना भाई। अभी हमीर से जुलते जितने मिलते जुलते ग्रंथ थे मैंने आपको सारे बता दिए यहाँ पे, और सभी आपको मैं राइटर भी बता देता हूँ इनका कौन कौन राइटर है। अच्छा, हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर रासो लिखा था जोधराज। सारंगधर इसने भी लिखा था। हमीर प्रबंध लिखा था कैलाश सम्राट ने। हमीर मदमर्दन लिखा था जयचंद्र सूरी ने। हमीर रायण लिखा था बाहुट व्यास ने। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। हमीर से संबंधित जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं मैंने सारे बता दिए।
बेसिक जानकारी आपको मैंने बता दी। ये बता दिया आपको पिताजी, माताजी, पत्नी, पुत्री, गुरु, विद्वान, घोड़ा, ग्रंथ, सब बता दिया। फिर आपको मैंने हमीर से संबंधित ग्रंथ, हमीर महाकाव्य, हमीर अट, हमीर राजसो, हमीर प्रबंध, हमीर मधमर्दन, हमीर नारायण बता दिया। अब इसका साहित्य निर्माण, इसने निर्माण काल, निर्माण क्या क्या निर्माण करवाया। निर्माण इसने, एक तो पिताजी का शासनकाल था 32 वर्ष। जयत्र सिंह का शासनकाल कब था? 1250 से लेकर 1282 यानी कि 32 वर्ष तक। देखो 32 वर्ष अपने पिताजी के शासनकाल को यादगार बनाने के लिए, अपने पिताजी के शासन को यादगार बनाने के लिए, याद रखने के लिए हमीर जी ने 32 कमुक छतरी बनवा दी थी। यानी कि 32 वर्ष तक शासनकाल रहा था। 32 वर्ष तक अगर शासनकाल रहा तो 32 वर्षों के शासनकाल को याद करने के लिए 32 खंभों की छतरी बना दी। कितने खंभों की? आपसे पूछा जाएगा 32 खंभों की छतरी है किसकी, तो जयत्र सिंह की। बनवाई किसने, तो हमीर देव ने। बनवाई तो हमीर देव चौहान ने, है किसकी, जयत्र सिंह की। देखो इसी 32 खंभों की छतरी पे बैठकर, यानी कि पिताजी के पास में, पिताजी की जो छतरी थी वहीं पर बैठकर ये यहाँ पे न्याय किया करता था। इसी छतरी के ऊपर बैठकर न्याय किया करता था, तो इससे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। बेसिक सा देखो, आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना, तो गूगल आपको क्या बताएगा, गूगल ये बताएगा 32 खंभों की छतरी है किसकी। गूगल सबसे पहले आपके माथे में मारेगा हमीर देव चौहान की। तो कोई याद रखना, थोड़ा सा समझदारी के साथ में चलना। हर बार हर गूगल भी सही नहीं होता। हमीर देव चौहान की छतरी नहीं है। हमीर देव चौहान ने तो अपने पिताजी के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। ठीक है, उसी के ऊपर बैठ के न्याय किया करता, तो उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। आपसे बेसिक पूछा जाएगा न्याय की छतरी है कहाँ पे, रणथंभौर में। किसने बनवाई, हमीर देव ने। क्यों बनवाई, पिताजी की याद में, क्योंकि पिताजी का शासनकाल कब था, 32 वर्ष तक था। सिंपल सी बातें याद रखना। ठीक है, एक इसने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। हमीर देव ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था, तो एक इसने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। दो बातें याद रखना, पद्मला तालाब का निर्माण करवाने वाला भी कौन था, यही था। ठीक है, दो बातें आपके दिमाग में पता होनी ही चाहिए। निर्माण हो गया। अब इसकी बात आती है भाई ले दे के सैनिक अभियान की, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। सैनिक अभियान की बात करते तो यहाँ पे मैं हमीर जी को लिख देता हूँ बीच में। हमीर जी ने किस किस को हराया था। देखो हमीर जी की बात करता हूँ तो हमीर भाई साहब ने, एक तो मेवाड़ का था, मेवाड़ का था समर सिंह, पद्मनी का ससुर, रानी पद्मनी का ससुर था मेवाड़ का समर सिंह। चित्तौड़ को जीत लिया था मेरदेव ने। ठीक है, धार नगरी का शासक था राजा भोज, धार नगरी का शासक राजा भोज को भी हराया था, एमपी का। ठीक है, गुजरात के भागेला को भी हराने वाला, गुजरात का भागेला शासक को हराने वाले कौन था, हमीर देव था। और बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेवाड़ के समर सिंह को हराया, धार के भोज को हराया, गुजरात के भागेला को हराया। और इसके समकालीन अगर मैं बात करता हूँ, इसके समकालीन अगर दिल्ली के में कोई था तो एक तो एक के था और एक जेक के था। अगर मैं एक बात लिखूं आपको तो दो तीन बातें ऐड करना। हमीर देव ने धार शासक भोज, गुजरात के भागेला व मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। और इसके बारे में कहा जाता है इसने टोटल 17 युद्ध किए थे। हमीर देव ने टोटल 17 युद्ध किए थे, 17 में से 17 किए थे, 17 में से 16 युद्ध का विजेता था। ये 16 युद्धों का विजेता था। और बात खत्म यहीं पे नहीं होती, बात अभी शुरू होती है। इसके तो दिल्ली के समकालीन इसका शासक था, दिल्ली का समकालीन शासक, दिल्ली का
समकालीन शासक। इधर तो अपना हमीर देव था, अच से हमीर देव। इधर दिल्ली था, दिल्ली पे तो कौन सा, दिल्ली सल्तनत था। देखो 12 से अगर मैं बात करता हूँ 1290 से लेकर 1296 के मध्य बात करता हूँ तो जेके आया था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। जेके के बाद में इसका, जिसको भतीजा भी कह सकते हो, इसका बटाव भी लगता था क्योंकि मुसलमानों में ऐसे शादी हुआ करती थी। 1296 से लेकर 1316 के मध्य जो शासक आया था उसका नाम था एके। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछे, हमीर देव के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? एक तो जेके था और एक कौन था? एके था। पहले जेके दूसरा एके। बात करते हैं जेके एके के साथ क्या पंगे हुए थे इनके साथ, वो पढ़ते हैं। एक साइड में था पृथ्वी, ये हमीर देव चौहान, दूसरी साइड में था एके जेके दिल्ली सल्तनत। एके और जेके यानी कि सल्तनत कौन सी? दिल्ली। सुनना, अच्छा दिल्ली में जो था पहले तो कौन था? एके, जेके जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड था जलालुद्दीन खिलजी का, वो था, इसके समकालीन की बात करूं 1290 से 1296। ठीक है, एक बार इसकी कहानी समझ लेते हैं, आगे बाद में देखेंगे। देखो हर कोई राजा होता है ना, ले दे के अगर कभी लिखना पड़ जाए ना, तो देखो सबसे पहले तो एक ही बात लिख देना। कोई राजा दूसरे राजा के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो एक ही पॉइंट को लेकर करता है, साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर। हर राजा चाहता है भी, या तो इसकी दिग्विजय नीति होती है, दिक का मतलब सभी दिशाओं को जीतना, या फिर साम्राज्य विस्तार करना। साम्राज्य विस्तार नीति को लेकर कोई राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है। सेम इसी प्रकार ये भी चाहता था जलालुद्दीन खिलजी कि मैं भी किसके ऊपर। इसने सुना राजस्थान का ऐसा शासक है एक, जिसने मेवाड़ की इतनी पुरानी रियासत समर सिंह को हरा दिया भाई, गुजरात के बाघेला को हरा दिया, धार मध्य भारत के शासक बाघेला को हरा दिया, धार नगरी का शासक जिसे कहा जाता, दक्षिण भारत जिसे कांपा करता था, उसे हरा दिया। ऐसा चौहान शासक है कौन? वो जलालुद्दीन को किसी ने बताया, जिसे हमीर देव चौहान कहा जाता है, अपनी जिद के लिए माना जाना जाता है। वो अपनी जिद के लिए पूरे भारत में फेमस था। अगर एक बार इसने कमेंटमेंट करती फिर ये किसी की नहीं सुनता, ये चाहता मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को ऐसा ही करना है। तो जलालुद्दीन बोलता है भाई सबसे पहले इसको ही हराते हैं भाई। अगर है कौन वो, तो पता चल गया अभी ये था। तो जलालुद्दीन खिलजी किसके ऊपर आक्रमण करता है? जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है हमीर देव के ऊपर। पहला आक्रमण करता है 1290 के अंदर। 1290 में आक्रमण करता है। हमीर देव चौहान उस दुर्ग में बैठा हो जिसे रणथंभौर दुर्ग कहा जाता है, उस दुर्ग में बैठा हो जो कितनी रणकपुर की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ दुर्ग था। इतनी ऊंचाई पे दुर्ग बना हुआ था, ऊपर से अगर नीचे पत्थर भी गिरे तो 10 मिनट आने में लगते थे। उस दुर्ग के अंदर बैठा हुआ, अरे नीचे से अगर गोले भी फेंके तो कभी ना ऊपर पहुंचे, इतनी ऊंचाई पे दुर्ग बना हुआ, उसके अंदर बैठा हुआ जलालुद्दीन खिलजी आता है। इसके ऊपर आक्रमण करने की सोचता, भाई कुछ भी नहीं हुआ, इतना ऊंचा पता भी ना चले, अगर नीचे से गोले भी गिराए तो उनकी जड़ों में जाके लगे, दुर्ग की जहां पे नींव थी वहां पे जाके पड़े, क्या फर्क पड़ना था भाई। जलालुद्दीन खिलजी बोलते भाई देखो ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाली, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली तो हमने वापस चलते। वापस चला गया जलालुद्दीन खिलजी, 3-4 महीने तक घेरे डाले रखा, वापस चला गया, पार ऐसे तो नहीं पड़ने वाली। तो क्या करते हैं भाई, तो ऐसे करते हैं, हमारे पास एक ही इलाज है। क्या इलाज है भाई? ये वापस बोला भी, वापस और आक्रमण करते हैं, वापस फिर ये आक्रमण करने के लिए आ गया इसके ऊपर। अब की बार 1292 के अंदर आया था दूसरा आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे कितने आक्रमण किए थे? 2 आक्रमण किए थे। एक तो कौन सा 1290 का आक्रमण, और दूसरा कौन सा किया था 1292 का आक्रमण। 2 आक्रमण इसने किए थे। दूसरे में इसके साथ एक व्यक्ति है अहमद चाप, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अहमद चाप।
दूसरे में भी कोई पार नहीं पड़ी, दुर्ग को घेरे रखा, 8-9 महीने तक घेरे रखा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी बोलते भाई यार ऐसे तो क्या, तो बेइज्जती बहुत होगी, जीने नहीं देंगे भाई, रास्ते वाले नहीं जीने देंगे, फिर घर वाले वो जाके ताने सुनाएंगे। तो पहले भी 2 साल जाके आया था वहाँ पे, कुछ पार नहीं पड़ी, फिर वहाँ पे जाके बैठा रहा, घर पे काम करने मुश्किल लगते, तो 8-9 महीने तक बिना फालतू बैठा रहा वहाँ पे, क्या मिला तेरे को जाके। जलालुद्दीन खिलजी बोलते देखो ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। अहमद चाप ने बोला कैसे भाई साहब, वापस कैसे चल पड़े, दुर्ग को जीतने यार, हम जीतने के लिए। जलालुद्दीन खिलजी खुद को बचाने के लिए बोलता है यार मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यानी कि ये कोई दुर्ग थोड़ी ना, ये कोई दुर्ग है क्या, ऐसे तो मैं एक बाल के बराबर नहीं समझता, मेरे लिए मुसलमान सैनिक बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इनको बचाना है मेरे को। अहमद चाप बोलता है कुछ ही बोले रख, चाहे अब तो बेइज्जती होएगी तेरी, चाहे कुछ ही बोले रख, अब तो बेइज्जती होने वाली है। तो आपसे बेसिक सा पूछा जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में या फिर यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा था भी मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों को एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, कब कहा था, 1292 के अंदर कहा था। वापिस चला जाता है भाई, चला जाता है, बेइज्जती बास्ती हो गई, ठीक ठाक ही हो गई। यहां पे अबुल फजल एक बात भी लिख देता है, अबुल फजल लिखता है यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बाकी सभी दुर्ग नंगे। भाई इसका जीतना मुश्किल आसान नहीं है। अरे रणथंभौर दुर्ग कभी जाके देखना, बहुत ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ। जोगी महल इसी के अंदर बना हुआ, पद्मनाथ तालाब इसी के अंदर बना हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, जलालुद्दीन खिलजी आ गया, आके पत्नी से बातचीत हुई, पत्नी को गोली गाली दी थोड़ी बहुत कि नहीं कुछ भी नहीं, वहाँ पे मैं जीतने तो गया था लेकिन पार नहीं पड़ी। तो वाकई मेरे के लिए तो ये मुसलमान सैनिक बहुत महत्वपूर्ण थे, सेना को समझाया, अपनी प्रजा को समझाया, ले दे के बाद ख़त्म ही कर रहा था। इतने में इसका जवाई था, जवाई इसकी बेटी की शादी हुई थी कि इसके भतीजे के साथ ही, मुसलमानों के साथ ऐसे हो जाया करता था, यानी कि इसका जवाई था, इसका बटाऊ था, इसका दामाद था, और इसका भतीजा भी लगा करता था जिसका नाम है एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम है एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ मैं एक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में जो शासक बना था जलालुद्दीन खिलजी के बाद में, उस व्यक्ति का नाम था एक के, वो इसका बटाऊ भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बटाऊ भी था और साथ में भतीजा भी था इसका। इसका जब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, पहले तो ससुर जी को टपकाता है, ससुर जी को टपकाया, कमाल होगी ससुर जी, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, 2 बार गए यार, हार के आगे। ससुर जी को टपकाता है, इसकी बेटी को चुप करवाता है, समझाता है अब तो चले गए पापा जी, क्या पीछे जाना है, ऐसे रो रहा कि जो चुप करके रह जाता है। इसका शासनकाल बना 1296 से लेकर 1316। अच्छा अलाउद्दीन सोचता है भाई देखो ससुर जी से पार तो पड़ी नहीं, वो तो ऐसे रह गए, 2 बार गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाले। अलाउद्दीन ने सोचा भी देखो कुछ तो करे, और कुछ करे यानी कि सीधा सा मतलब आक्रमण करे, कुछ करे यानी कि सीधा सा मतलब आक्रमण करे। तो वेट किस चीज़ का भाई, करो आक्रमण। पहले तो आपसे ये पूछेगा इसके आक्रमण के क्या कारण रहे होंगे। एक तो ले दे के वही पॉइंट बोल देना, साम्राज्य विस्तार की नीति। हर शासक चाहता था उसकी कौन सी नीति हो, साम्राज्य विस्तार की नीति हो। कौन सी नीति हो, एक तो साम्राज्य विस्तार की नीति का होना, अच्छा दूसरा रीजन ये था, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य एक बात लिखता है ग्रंथ के अंदर, वो बोलता है अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था चिमना था, चिपट गई किसी की। अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी का नाम था चिमना, जो कि इसका एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद शाह, उसके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी। इसको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को, और वो मोहम्मद शाह जो मीर मोहम्मद शाह था, वो भाग रहा मीरदेव के चौहान इसके दरबार में चला जाता है। और ये भी बहुत बड़ी बात होगी भाई, दुश्मन को शरण देना तो बहुत बड़ी बात होगी।
अलाउद्दीन खिलजी ने बोला भी था उसको छोड़ दे यार, इसने ऐसे किया, गलत किया मेरे घर के अंदर, तेरी भाभी के साथ पंगे लिए थे, ऐसे लिए थे, बातें कुछ गड़बड़ हो गया। अमीर देव बोलता भाई जिद के लिए पक्का हूं, अगर कोई मेरे शरण में आ गया जाने नहीं दूंगा। ये दूसरा कारण बना था, ये चिमना वाली घटना। तीसरा देखो, अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूं तो इसने एक चंगेरजों को, इनको मंगोलों की सेना को हराया था, मंगोलों को इसने हराया था, ठीक है। मंगोलों को हराया और उसके 4000 सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, बंदी बना लिया था भाई। एके ने साथ मिलकर, जेके ने साथ मिलकर 4000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया और उनको मुसलमानों की सेना में कन्वर्ट कर दिया। अलाउद्दीन बोलता है भी जाओ भी, सारी सेना इकट्ठी हो जाओ, और एक सोमनाथ का मंदिर पड़ता है गुजरात में, उसको लूट के लाना है भाई, बहुत पैसा है उसके अंदर, बहुत आभूषण वगैरह है, उसको लूट के लाना है। अलाउद्दीन भेज देता है। भेजता किसको है? जो चंगेज के मंगोल सैनिक थे, मंगोल सैनिक जो भी थे, उनमें से 2 व्यक्तियों को, उनमें से भेज देता है उसके 2 सेनापतियों को। एक सेनापति को जिसको भेजा उसका नाम था मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद को, और एक जिसको भेजता उसका नाम था के हेब्रो। ये 2 तो मंगोल थे, 2 इसके अलग थे। एक का नाम था नुसरत खां, एक का था उल्गू खां। चारों को भेजता भी आपको क्या जीत के लिए, लूट के लाना है, आपको सोमनाथ का जो है मंदिर वो लूट के लाना है। चलते हैं भाई, सारी सेना को इकट्ठा करके चल दे भाई, हमें क्या लूट के लाना है, हमें वो लूट के लाना है। चल पड़े। जब लूट के ला रहे थे तो रास्ते में बैठते हैं कहीं पे, मीर मोहम्मद सर केबरू आपस में बात करते हैं, यार हमें वो अलाउद्दीन जाके क्या देगा? ये बोलते कुछ नहीं, दिहाड़ी के हिसाब से दे देगा भाई, और तो हमें क्या देगा, युद्ध किया हमने, बोल देगा भी 500 रुपये है, पकड़ लो दिन के हिसाब से। मीर मोहम्मद साहब बोलते क्या अपने इतने जोगी है क्या? यार सारा सोना, सारा आभूषण, सारा गहना, सब कुछ खजाना हमारे पास है, जाके ये दे देगा, ये तो आपस में बांट लेंगे। मीर मोहम्मद साहब बोलता है केबरू को कोई बात नहीं, सुबह उठने दो नुसरत खां को, उल्गू खां को, उनसे बातचीत करते हैं और उनको बोलते भी जहाँ वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलना अपने को, सारा अलाउद्दीन खिलजी अपने खजाने में जमा कर लेगा, क्यों नहीं यहीं पर कुछ बांट लेते हैं। सुबह जब नुसरत खां, उल्गू खां की आँख खुली, मीर मोहम्मद साहब बोलता है केबरू को चलो बातचीत करते हैं, दोनों चाय पे बैठे अभी तो, अभी बात कर लेते वरना दिक्कत हो जाएगी। सुबह सुबह बात की, बोला सर वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वो बोलते वेरी गुड इवनिंग। उनको लगा यार सभी सुबह सुबह आके क्यों बोलते हैं, आज तक तो नहीं बोला, कभी राम राम ही नहीं किया उन्होंने। बोला हमें ऐसे करते, जो भी खजाना है इसको आधा आधा कर लेते हैं। थोड़े से ऐसे हिचकिचाए और बातें कुछ किया कि सर वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलने वाला, यहीं पे कुछ तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, आधा आप रख लो आधा हम रख लेते हैं, और दोनों फरार हो जाते हैं। उस तरह सा करोगे यार ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं, लूटने गए थे, अभी ऐसी कैसे बात कर। उनको खा बोलते नहीं यार ऐसे नहीं करें, हमारे स्वामी जी अलाउद्दीन खिलजी जैसा भी है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मीर मोहम्मद शाह केबरू बोलते सर देखो बात हमारी भी सही है, आपकी भी सही है, हम जिनका नमक खाते हैं, लेकिन देखो यार ऐसे बात थोड़ी ना होती है, हम तो वहाँ पे लड़के आए थे, हमें जाके मिलना कुछ नहीं है। उनको खा बोलते कोई बात नहीं मिलेगा तो। के हब्रू इसको मीर मोहम्मद शाह की तरफ इशारा करता है, तो यार ऐसे तो पर नहीं पड़ने वाले, ये तो नहीं मानने वाले, बड़े निकम्मे बंदे ये नहीं मानेंगे। तो ऐसे करते हैं अभी इनको सुला देते हैं, इनको बोलते भी सो जाओ आप, सुबह उठ के बात करते हैं। आगे थोड़ा टाइम चले, रात को सो जाते हैं। फिर मीर मोहम्मद सर केबरू रात ही रात के अंदर से बना लेते हैं, स्कीम बना लेते हैं, वे अपनी ये करते हैं, रात को लेकर निकल जाते हैं, और रात को जब ये सो रहे थे मीर मोहम्मद सर केबरू यहाँ से सारा खजाना लेकर, आधा खजाना लेकर भाग गए और भागकर हमीर देव के शरण में चले जाते हैं। जब सुबह उल्गू खां को पता चला भी हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ के गए रे, चांदी छोड़ के, सोना तो सारा ले गए, वो तुरंत जाते अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को बताया हमारे साथ में ऐसे किया था भाई, आपके सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह और केबरू ऐसा करके गए थे हमारे पास में। अलाउद्दीन बोलते कहाँ गए होंगे, कि बोलते वहीं गए होंगे जिनके पास थे, यानी कि शरण देने के लिए कौन माहिर था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इधर वो इसका दुश्मन हमीर देव, उसका दुश्मन अगर कोई मिला तो वो दोस्त होता है। यहाँ पे आपस में दोनों मिलता है, उससे बातचीत करता है
और मीर मोहम्मद शाह केबरू बोलते हैं हमीरदेव को, भाई साहब हमें शरण दे दो यार, हमें वो रखने वाला नहीं है, वो हमें मार देगा। हमीरदेव बोलता है यार क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तक हम हैं ना। जिद के लिए बहुत हट्टी था ये, अगर जिद कर लेता भी हम आपको देंगे तो इसको जगह दे देता ये। मीर मोहम्मद शाह केबरू को बोला आप हमारे पास ही रहिए, आप वहां पे क्या करोगे, आप हमारे पास रहिए, यहाँ पे शरण। अरे शरण को छोड़कर जागीर भी प्रदान कर देता है रणथंभौर की, रणथंभौर का कुछ हिस्सा यहाँ पे करिए, खेती करिए, यहीं पे रहिए, मजे करिए। मेरे मोहम्मद साहब बोलते अच्छा बंदा यार, अपने वाले से कितना ठीक है, अपने वाले से भी कितना ठीक है ये। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये सभी कारण जब पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी छोड़ने वाला नहीं था किस व्यक्ति को, हमीरदेव चौहान को। अलाउद्दीन खिलजी ने रातों रात में सेना को तैयार किया और बोला तुरंत आक्रमण करो, भी किसके ऊपर, तुरंत आक्रमण करो, हमीरदेव चौहान के ऊपर तुरंत आक्रमण करो। हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी कुंजी कही जाती थी, उसकी कुंजी कही जाती थी जाहिन दुर्ग को। बोला अगर आपको रणथंभौर दुर्ग जाना है तो सबसे पहले जाहिन दुर्ग को जीतना होगा आपको। और जाहिन दुर्ग का जो शासक था उसका नाम था गुरदास सैनी। सबसे पहले रणथंभ यहाँ पे गुरदास सैनी को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। गुरदास सैनी को जीत लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण होता है वो होता है, कब होता है प्रथम आक्रमण, 1299 को प्रथम आक्रमण होता है। प्रथम आक्रमण में अलाउद्दीन की तरफ से तो आए थे नुसरत खां और उल्गू खां आए थे, ये आए थे प्रथम आक्रमण में। इसकी तरफ से दो व्यक्ति गए थे, उनका नाम था, एक तो कौन था, भीम सिंह था, और दूसरे का कौन सा, धर्म सिंह था। दोनों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पे भीम सिंह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, यहाँ पे नुसरत खां मारा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। रणथंभौर के युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, नुसरत खां मारा जाता है। अनिर्णायक युद्ध होता है, कोई नहीं जीतता इसके अंदर, अनिर्णायक था, कोई भी नहीं जीत पाया, अनिर्णायक युद्ध हुआ बिल्कुल। अच्छा, बाद में क्या होना था भाई, बाद में अलाउद्दीन सोचता है ऐसे पार थोड़ी ना पड़ेगी, बेइज्जती पहले भी बहुत हुई है भाई, पहले भी ससुर जी भी बेइज्जती करवा के गए थे, एक बार मेरे से भी युद्ध नहीं जीत पाया, दूसरी बार फिर आता है 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद में आता है और साल के बाद फिर आक्रमण करता है, यानी कि कब 1301 के अंदर, 1301 में फिर आक्रमण करता है, फिर सेना लेकर आता है। अब की बार जो इसका सेनापति आया था उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को लेकर आता है, उल्गू खां को लेकर आता है, अल्प खान को लेकर आता है। कहां पे आक्रमण करना है भाई, रणथंभौर पे आक्रमण करना है। आया, इसकी तरफ से दो व्यक्ति काम करते हैं, रणपाल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल इसके सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी घेरा डालता है इसका वापस, ऐसे जितना आसान नहीं था भाई, खेती हुआ करती थी, इसके अनाज बहुत, अनाज के भंडार बहुत थे, ऐसे जितना आसान नहीं था रणथंभौर दुर्ग को, घेरा डालता है इसका। अलाउद्दीन खिलजी भी भाई इसके ऊपर 8 से 9 माह तक घेरा डाले रखा, कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं आया, अंदर से कोई बारी ना आई, किले के कोई दरवाजे ही ना खोले, गेट बंद पड़े हैं भाई। इसको लगा यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता अंदर वालों को, हमने सब कुछ बंद कर दिया तो भी नहीं फर्क पड़ रहा। इसको लगा यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी भाई, क्या किया जाए। तो पहले तो भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को, भेजा अपने सेनापति, और बोला जाके हमीरदेव चौहान को ये बोल दो हम तो आपसे संधि करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, बोल दिया गया भी हम आपसे संधि करने के लिए तैयार है। जब आगे गया तो इसको लगा यार मीर मोहम्मद शाह जो हमारे वाला था वो भी सेना में खड़ा हुआ है, मीर मोहम्मद शाह जो भाग के गया था वो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार, हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसको देखा, कोई बात नहीं बेटे रुक जा। फिर देखा दो छोटे छोटे से खड़े थे, रणमल रतिपाल, ये भी उसकी तरफ देख रहे थे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे में बात कर रहे थे आपस में। इसको लगा कुछ हो सकता है। हमीरदेव चौहान ने रणमल व रतिपाल को भेजा और बोला जाके उसको बोल दो हम संधि करने के लिए तैयार नहीं है, हम तो युद्ध करेंगे। कमालुद्दीन गुर्ग बोलता है रणमल रतिपाल को, भाई साहब क्यों मरोगे यार, आपको पता है ना वो काटेगा, आप जब तक दरवाजे नहीं खोलते तभी तक जिंदा हो, अगर अंदर हम घुस गए तो आपको मारेंगे बहुत। रणमल रतिपाल बोलता देखो क्या करें भैया, अब स्वामी जी का हुक्म है,
महाराज बोल रहे हैं अभी हम युद्ध करेंगे तो करना पड़ेगा, मरते जाएंगे। कमालुद्दीन गुर्ग उसको साइड में लेकर जाता है, कोई चाय कॉफ़ी भी बिठाता है, उसके बात करता है आराम से बैठ के। अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया गया, बात करता है, आराम से बिठा के बात करता है। उसको बोला यार तेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे लड़के, यहाँ पे लड़ाई करके क्या मिलेगा, तेरे के क्या नाम कर देगा, तू मारा जाएगा ऐसे, इससे अच्छे तो हमारे साथ मिल जा। कमालुद्दीन गुर्ग बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है इससे अच्छा आप हमारे साथ मिलो यार, हमारे साथ काम करो। अगर रणथंभौर हमने जीत लिए तो रणथंभौर आपके नाम लिखा देंगे भाई, अगर रणथंभौर जीत लिए तो रणथंभौर आपके नाम, प्रॉपर्टी आपके नाम लिखा देंगे सारी की सारी, क्यों उनके पीछे पड़े हो। रणमल रतिपाल बात करते, बाहर जाकर बात करके आते, 2 मिनट रे बनाते, बोलते यार बात तो सही है यार, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा भाई। तो सोचा यार कुछ तो करे, तो ये इसकी तरफ ही मिल जाते हैं। भेजा तो संधि करने के लिए था, लेकिन इनकी तरफ ही मिल जाते हैं। बात बहुत बुरी हुई। हमीरदेव चौहान को जब पता चला हमारे 2 व्यक्ति उनके पास मिल गए, अलाउद्दीन खिलजी एक प्लानिंग कर रहा है, देखो आप हमारे साथ मिल गए तो प्लानिंग करो आगे कैसे चलना है हमें। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी बोलता है हमें सीधा सा ये मतलब बता दो भी हम दुर्ग में कैसे घुसे हैं, घुस गए फिर तो हम दीवार नहीं है, वरना बाहर खड़े खड़े तो मैं 8 महीने हो गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आपके। कमालुद्दीन गुर्ग बोलते हैं यार आपके अंदर ऐसा क्या है भाई, भूख भाग नहीं लगती क्या आपको, दाने दोने कितने का आपके, गेट बंद कर रखे आप जिंदा हो, अंदर पानी पुनी पूरा है क्या आपके पास, कि हाँ यार कोई टेंशन नहीं। तो हम अंदर कैसे घुसे, कैसे गेट के दरवाजे खुलेंगे, कब अंदर घुसेंगे, कब आग पाव मारेंगे इनको। बोलता देखो एक ही इलाज है, हमारे पास तो अनाज के भंडारों उसमें हड्डियों का चूरा मिला देते हैं, और जो पानी है उसके अंदर खून मिला देते हैं, क्योंकि आपके अंदर सारे हिंदू है, यही हो सकता है। रणबाल रतिपाल इसको राय देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोलते कोई बात नहीं भी, ये काम आप कर दो, आपको जितने पैसे बनेंगे हम दे देंगे आपको। यहाँ पे रणबल व रतिपाल हड्डियों का सारा चूरा, हड्डियों का जो भी चूरा था वो कहाँ पे मिला देते हैं, अनाज के अंदर मिला देते हैं। हड्डियों का चूरा अनाज के अंदर मिला दिया, पानी के अंदर क्या डाल दिया गया, खून मिला दिया गया, गायों को मार के डाल दिया गया। अब पानी कौन पिए, अनाज कौन खाए। कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग में ऐसी हालत हो चुकी थी भी अगर कोई 2 सिक्के भी देता सोने के और बोलता एक दाना भी मेरे को अनाज दे दो, तो कोई देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल गेट खुलने की तैयारी पर थे, बिल्कुल गेट खुलने की तैयारी पे थे। जनता बिल्कुल बहर चुकी थी, खाने को कुछ अनाज नहीं था, पानी बचा नहीं था पीने के लिए। सारी जनता राजा के पास आ चुकी, रणथंभौर दुर्ग के पास खड़ी हो चुकी थी, इसके दरबार के पास आ चुकी थी। इधर हमीरदेव से ये कहने की हिम्मत किसकी हो भी भाई साहब जाके युद्ध कर लो, ये कौन जाके कहे भी जाके बाहर युद्ध कर लो, बाहर सेना आपको वेट कर रही है। मंत्रियों को वैसे डर लगे हमारे तो हम भी जाएंगे। अब ये बात कौन बोले इसको जाके भी बाहर सेना खड़ी है उसके साथ चलो और युद्ध करना है। सभी को डर लगे हमीरदेव हमें ना सल्टा दे गुस्से गुस्से में। ये हिम्मत पड़ी इसकी पत्नी की। पत्नी धीरे से जाती है, बोलती है स्वामी जी आप वचन लेते हो जब शासक बनते हो तो भी हम प्रजा की रक्षा करेंगे, और प्रजा पे अब इतनी किल्लत आ चुकी है, खाने के लिए अनाज नहीं है उनके पास में, पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है। या तो सारे मारे जाए अंदर ही, या फिर गेट खोल दो भी लड़ते हुए मारे जाए। अगर वैसे मारे गए तो कल को इतिहास में लिखा जाएगा युद्ध न करने के लिए अंदर गेट के दरवाजे बंद कर लिए और भूख प्यास से मारे गए थे, यहाँ लड़ते हुए मारे गए। कुछ तो करो। हमीरदेव बोलता देखो मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। रंगदेवी को बोलता मैं मूर्ख हूँ क्या, मुझे प्रजा की रक्षा नहीं है, फालतू ज्ञान झाड़ रहे हो आप। रंगदेवी बोलती आपको किस बात की टेंशन है। हमीरदेव बोलता है मुझे टेंशन इस बात की नहीं है भी मैं मारा जाऊंगा, वो हमें पता है कुछ तो होना ही है, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की जो अपनी लड़की है पद्मला से देवल देवी कहा जाता है, अभी तक कुंवारी है, बेचारी के हाथ भी पीड़े नहीं हुए उसके। कल को हुआ तो मैं चलो लड़ता हुआ केसरिया कर लूंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। आप महिलाएं जोहर कर सकती हो, कुमारी कन्या क्या करेगी। कुमारी कन्या कोई केसरिया जोहर थोड़ी ना करेगी, अग्नि में थोड़ी ना कुदाएंगे इनको सभी को भी मरो यहाँ पे। हीरादेव बोलती बात तो आपकी सही है, तो क्या करें भाई। तो इसको बोलते भी गुफाओं से, गुफाएं हुआ करती थी कि गुफाओं से इनको ननिहाल निकाल देते हैं, ननिहाल की तरफ भेज देते हैं, वरना तो ये मुसीबत बनने वाली है भी। कल को सपोज करो मुस्र अलाउद्दीन खिलजी ने
बेटी पद्मला को या फिर देवल देवी को पकड़ लिए तो पता नहीं कितना बुरा बुरा व्यवहार करेगा, क्योंकि साका हम केसरिया करवा नहीं सकते इनसे। और ये बात कहीं ना कहीं पद्मला सुन लेती है भाई। पद्मला बाहर खड़ी थी और पद्मला इस बात को सुन लेती है, देवल देवी इस बात को सुन लेती है। मम्मी पापा कमरे के अंदर झड़प कर रहे थे भाई, हमारे लिए जो मुसीबत बनी हुई है ये पद्मला ही बनी हुई है, देवल देवी ही बनी हुई है। देवल देवी कमरे में आती है, पद्मला बात करती है, पापा जी क्या हो गया, आप लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? पापा जी बोलते कुछ नहीं बेटी, अभी बस तैयारी हो रहा था, जा रहा था मैं। पद्मला बोलती है मुझे मत बताइए, मैंने सारी बातें सुन ली आपकी, जो आप कह रहे थे ये पद्मला हमारे बीच में है, हम तो मारे जाएंगे, मम्मी और ये जोहर कर सकती है लेकिन हम क्या करेंगे। ये बोलती है देखो जब आपके बीच के अंदर अगर मैं रुकावट पैदा हो रही हूँ, आपकी प्रजा की रक्षा करने में अगर मैं रुकावट पैदा हो रही हूँ तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इतनी सी बात बोलती जाती है और रणथंभौर की पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। और पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, नीचे एक तालाब था जिसका नाम था पद्मला तालाब, उसी पद्मला तालाब के अंदर कूद कर जान दे देती है। इसे अपने जल जौहर कहते हैं। अरे जौहर का मतलब समझो भाई, पहले जौहर का मतलब होता है ज्वाला उठना। पानी की कहां की ज्वाला उठती है भाई? जल जौहर बोल देते हैं। प्रश्न पूछा जाता है सिंपल सा, जल जौहर कहां पे हुआ था? रणथंभौर में। मुस्कुराकर बोल देना भाई रणथंभौर में हुआ, लेकिन वो जल जौहर नहीं था, अकेली एक पुत्री कूदी थी भाई पानी के अंदर। सेना से डर नहीं था उसको, पिताजी और मम्मी जी को लगा भी प्रजा के लिए रुकावट पैदा बन सके तो जाके कूदी थी भाई। कोई का जल जौहर नहीं है। आरपीएससी कभी पूछे जल जौहर कहां पे हुआ, हंस के बोल देना रणथंभौर दुर्ग में होना, अंदर ही अंदर मुस्कुराना। इनको मूर्खों को पता ही नहीं है जल जौहर नहीं हुआ था वो। फिर यहां पे जब बेटी कूद जाती है पानी के अंदर, हीरा देवी को पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे हमीर देव चौहान को पता चलता है, तो लगा भी ऐसे तो नहीं पार पड़ने वाली, हमारी बेटी को हमने खो दिया सिर्फ इसीलिए कि रुकावट पैदा पड़नी थी। और यहाँ पे बोला गया रंग देवी को अंदर जाके अग्नि जला लो भाई। जब युद्ध में जाया करते थे तो ये बोल के जाया करते थे अग्नि तैयार रखना, अग्नि जला के तैयार रखना। हीरा देवी को बोल दिया गया, इसको बोल दिया रंग देवी को, सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाना और अग्नि जला के तैयार रखना। जब बाहर से कोई संकेत आपको आ जाए भी सेना हारने वाली है तो अग्नि में प्रवेश कर जाना भाई। अंदर अग्नि की तैयारी होने लगती है। भाई साहब बिल्कुल केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, भूखे, बिल्कुल भूखे, अनाज था नहीं, पानी पीने को नहीं था, और भूखे शेर की तरह जैसे ही गेट खुलते सारी की सारी जो हमीर देव चौहान की सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भारी पड़ती है। उधर बार वालों को वैसे गुस्सा था, अलाउद्दीन को वैसे गुस्सा था, हम 3-4 साल हो गए, 3 गेड़े मार के चले गए, आपने गेट नहीं खोले। उधर इनके गोले बारूद बिल्कुल तैयार रखे थे, जैसे ही गेट खुले उनको उड़ा दें बस। जैसे ही इनके गेट खुल जाए रणथंभौर के, एक बार खुल जाए बस, एक बार एक बंदा ही दिख जाए तो भी उड़ा दे। गोले बारूद के जंग लगने को तैयार हो चुके थे। पिताजी के उनके ससुर जी के 2 बार आ चुके थे, बिल्कुल खाली हाथ लौटना पड़ा था। अलाउद्दीन को 1 बार लौटना पड़ा था, अब की बार बिल्कुल सबर से बात। और इधर ये भूखे शेर की तरह उनके ऊपर चले, ये तो इनके पास तो खाने को नहीं था तब ये चले। हथियार था, एक हाथ में तलवार थी और कुछ नहीं था, भूखे थे वे, कहीं का लड़े। उधर पूरी सेना के पास में पूरी सेना थी, गोला बारूद उनके पास था, दोनों के मध्य युद्ध होता है। और युद्ध इतना भयंकर हुआ था, इतना भयंकर युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी लास्ट में बोल ही देता है शायद मैंने इतना विकराल युद्ध कभी नहीं देखा, शायद मैंने इतना विकराल युद्ध कहीं नहीं देखा था। और लास्ट में हमीर देव चौहान वीर गति को लड़ता हुआ प्राप्त होता है। और यह बात जब अंदर पता चल जाती है भी हमीर देव चौहान मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी पत्नी रंग देवी और अनेक सारी रानियां जोहर कर देती है, अग्नि में कूद जाती है। और जहां पे जोहर भी होता हो, जहां पे केसरिया भी होता हो, जहां पे जोहर भी हो और जहां पे केसरी भी हो, उसे साका कहा जाता है। और ये तारीख की बात है, 11 जुलाई 1301 की बात है। 11 जुलाई 1301 की बात है। कौन सी जुलाई की? 11 जुलाई 1301 की बात है। 11 जुलाई 1301 की बात है। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का आक्रमण होता है रणथंभौर दुर्ग के ऊपर, गेट खोल दिए जाते हैं, रणपाल व रतिपाल को मिला लिया जाता है और यहाँ पे रंग देवी अग्नि में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे हमीर देव चौहान केसरिया कर लेते हैं। इसे राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका कहा जाता है, जो कब होता है? 1301 में होता है। राजस्थान इतिहास का इसे प्रथम साका के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी बहुत। यहाँ पे तो लास्ट में अबुल फजल एक बात बोल देता है, आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, दुश्मनों का घर इस्लाम का घर हो गया। रणथंबोर यहाँ पे किसी ने भाई आक्रमण तक नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था, इतने बुलंदियों पे बना हुआ, और आज वो इस्लाम का घर हो गया। कारण तो ही था भाई, रणबल और रतिपाल अगर साथ नहीं मिलते उसके तो कोई मजाल नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत लेता भाई, कोई मजाल नहीं थी इसको जीत लेता। और लास्ट में उलुग खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं और आप वापस पुनः यहाँ पे लौट जाते हैं। और जैसे ये लौटते हैं, जैसे ये मारा जाता है, तो यहाँ पे रणथंभौर के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, उनका दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो जाता है। और जैसे ये अधिकार हो जाता है तो यहाँ पे आपका रणथंभौर का चौहान वंश भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ आया होगा, 2 बार सुन लेना भाई। बस 4-5 बातें, ये बाकी कहानियाँ सी होती है, इसके अंदर कहानी थोड़ी ज़्यादा थी, पीछे की 4-5 बातें सुनना, बाकी इफेक्ट लिख लेना, कोई हमें तो मुश्किल नहीं है। और जैसे आपको ये कर लेते हैं, पूरा पूरा आपका रणथंभौर का चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।